पायल ने जब कबीर को देखा तो उसे गुस्से से घूरने लगी। फिर बोली, यूं जंगली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? छोड़ो मुझे। मगर कबीर तो बस जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसे बस कल का न्यूज़ जो टीवी पर चल रहा था, जिसमें शब्द ने पायल से शादी का अनाउंसमेंट की थी, बस वही सुनाई पड़ रहा था। ये क्या बेहूदगी है मिस्टर जंगली, छोड़िए मुझे। मगर कबीर पर जैसे कुछ असर ही नहीं पड़ रहा था। पायल को अब गुस्सा आ रहा था। वो खुद ही अपनी माँ को उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कबीर की पकड़ पायल की माँ पर कसती जा रही थी। अचानक ही वो बोला, मिस पायल, तुम यह शादी नहीं करोगी। कबीर के बोलते ही पायल का मुंह खुल गया और वो कबीर को गुस्से से घूरने लगी। घूरने से कुछ नहीं होगा मिस पायल रावल, क्योंकि घूरने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सो यू विल नॉट मैरी हिम। क्यों? क्यों नहीं करूंगी? आप होते कौन है मुझे रोकने वाले या ये कहने वाले कि मैं किससे शादी करूं या किससे शादी ना करूं? और वैसे भी मैं आपकी कुछ नहीं हूं। सो मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। अब हटिए और मुझे जाने दीजिए। पायल के इस तरह से कहने से कबीर गुस्से में उसका मुंह पकड़कर, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, और वैसे भी उस थप्पड़ का भी हिसाब बाकी है। तो मेरी बात ना सुनने व ना मानने के लिए, और उस थप्पड़ का हिसाब भी मैं आज ही और अभी पूरा करूंगा। कबीर ने गुस्से से घूरते हुए कहा। तभी कबीर की नजर पायल के मुलायम गुलाबी होठों पर पड़ी और फिर कबीर ने बिना देर किए पायल को कमर से पकड़कर उसे खुद से सटाया और अपना दूसरा हाथ पायल के पीछे सिर पर रखकर अपने होठों को पायल के नरम गुलाबी होठों पर रख अपनी आंखें बंद कर उसे किस करने लगा। कबीर के ऐसा करने से पायल की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गईं। वो तो जैसे जमसी गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक हुआ क्या। तभी जब उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो वो कबीर के सीने पर अपने दोनों हाथ रख उसे दूर धकेलने लगी। लेकिन कबीर तो जैसे टस से मस नहीं हुआ। वो वैसे उसे किस कर रहा था। लेकिन तभी जब उसने देखा कि ठीक से सांस ना ले पाने के कारण पायल का पूरा चेहरा लाल हो गया था, तो वो उससे दूर होकर पायल की गर्दन पर आ गया। वो आगे कुछ करता तभी पायल ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे कबीर दूर खिसक गया। पायल जोर जोर से सांस ले रही थी। कबीर भी अपने सांसें संभाल रहा था। तभी पायल जब थोड़ी नॉर्मल हुई तो वो कबीर के पास आई और उसे एक जोर का थप्पड़ लगा दिया, जिससे कबीर का चेहरा एक साइड हो गया। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आतिक, जो बाहर कबीर का वेट कर रहा था, थप्पड़ की जोरदार आवाज सुनते ही वहां से जल्दी से भाग खड़ा हुआ। हाउ डेयर यू, ये करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पायल ने कबीर का कॉलर पकड़ लिया था, मगर कबीर तो बस बिना भाव के पायल को देख रहा था। यू जंगली, दोबारा से तुम कभी मेरे सामने मत आना, और अगर गलती से मेरे सामने पड़ भी गए तो अपना रास्ता बदल लेना। अंडरस्टैंड? कहकर पायल कबीर का कॉलर छोड़ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई। पायल के जाते ही कबीर ने अपनी एक उंगली अपने होठों पर रखा, जैसे वो अभी भी पायल के होठों को महसूस कर रहा था। फिर अपने दोनों हाथों को अपने पैंट के दोनों जेबों में डालकर मुस्कुरा दिया। शाम का वक्त, राठौर पैलेस। आशा जी वहीं बैठी हुई थी और शब्द के आने का इंतजार कर रही थी। उनके साथ में वीर जी, स्नेहा जी, माया जी और जगवंत जी भी मौजूद थे। सभी के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। काया अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई हुई थी और रुद्राक्ष वहीं सोफे पर बैठा अपने फोन में इशिका की तस्वीर को देख मुस्कुरा रहा था। तभी शब्द अमृत के साथ घर आया और ठीक उसी वक्त राहुल और राधिका भी आ गए। शब्द रुकिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। शब्द को अपने कमरे की तरफ जाता देख आशा जी ने उसे रोका। जिसके पीछे राहुल भी अपने कमरे में जा रहा था, तो वो भी आशा जी के कहने पर रुक गया। जी दादी माँ, पूछिए, आपको क्या पूछना है? शब्द भी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अच्छी बात है कि आपको पता है कि हम आपसे क्या बात करना चाहते हैं और किस बारे में बात करना चाहते हैं। तो ठीक है, आप मुझे बताइए कि क्या आपने पायल रावल से शादी करने का फैसला लिया है? आशा जी के मुंह से पायल का नाम सुनकर राहुल और राधिका एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, और तभी सोनिया भी उसी वक्त घर के अंदर आती है और घर में जमा हुए लोगों की भीड़ को देखकर तनकर वहीं खड़ी हो जाती है, जैसे जानना चाह रही हो कि वहां आखिर चल क्या रहा है। फिर शब्द को देखकर सोच में पड़ जाती है।
तभी उसे सब कुछ समझ में आ जाता है और वो कुटिल मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा देती है। वही शब्द अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसमें उसे इशिका का खूबसूरत चेहरा दिखता है और फिर उसके आंसुओं से भरा चेहरा देखकर वो अपनी आंखें खोल देता है। जी दादी माँ, मैंने पायल से शादी करने का फैसला लिया है। शब्द ने नजरें नीची करके जवाब दिया। आशा जी ने शब्द की नजरें नीची करी देखी तो आशा जी, तो फिर आप नजरें नीची रखकर क्यों बात कर रहे हैं? और आप तो वैसे भी आंखों में आंखें डालकर बात करने वालों में से हैं। आशा जी के कहने पर एक बार फिर से शब्द अपनी आंखें बंद कर इशिका को याद करता है, जैसे वो ऐसा करके हिम्मत बटोर रहा हो आगे के सवालों का जवाब देने के लिए। फिर आंखें खोलकर अपनी दादी माँ यानी आशा जी की तरफ देखा। वहां सभी इस वक्त मौन खड़े थे। तब आशा जी ने अपना अगला सवाल पूछा, क्या आप पायल से शादी करने का फैसला कर चुके हैं? आशा जी ने फिर से लगभग वही सवाल दोहराया, जैसे शब्द का जवाब ही बदल जाएगा। राहुल और राधिका वैसे ही शॉक्ड खड़े थे। उन्हें तो वैसे ही कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सोनिया बहुत खुश नजर आ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शब्द की दादी माँ शब्द का यह फैसला नहीं मानेंगी और शब्द की शादी पायल से नहीं होने देंगी। जी दादी माँ, मैं पायल से ही शादी करूँगा, क्योंकि यह फैसला मैं ले चुका हूँ और मैं अपना फैसला नहीं बदलता। तो आपके बार बार पूछने से भी मेरा फैसला नहीं बदलने वाला, कहकर शब्द जाने लगा। उसके लिए अब वहां रुकना अब मुश्किल होता जा रहा था। तभी आशा जी भी अपनी जगह से खड़ी हुई, जिन्हें देखकर वहां मौजूद सभी लोग खड़े हो गए। तो ठीक है, हमारा फैसला भी सुनते जाइए, आशा जी ने कहा। तो शब्द के चलते हुए कदम रुक गए। राहुल राधिका के कान में धीरे से बोला, परी, तुम्हें क्या लगता है दादी माँ क्या फैसला करेंगी? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा राहुल। मुझे तो लगा था कि घर में शब्द भाई का फैसला कोई नहीं टालता, तो मुझे लगा कि सभी शब्द भाई और पायल के रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे और फिर हमें ही कुछ भी करके ये शादी रोकनी होगी। लेकिन दादी माँ को देखकर लग रहा है कि दादी माँ नहीं मानने वाली, तो फिर हमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहकर राधिका मुस्कुरा दी। और सोनिया भी खुश थी कि फाइनली अब वो शब्द की लाइफ में आ सकती है। लेकिन सच तो कुछ और था। ठीक है, हम कल सुबह ही जगजीत रावल जी के घर जाएंगे, आपके रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए। आशा जी ने अपनी आगे की बात पूरी की तो वहाँ वीर जी, स्नेहा जी और रुद्राक्ष और अमृत चारों के चेहरे खुशी से खिल गए। वहीं राधिका और राहुल के चेहरे सफेद पड़ गए और सोनिया, माया जी और जगवंत जी के चेहरे गुस्से से लाल पड़ गए और फिर वे तीनों वहां से अपने कमरे की तरफ चले गए। लेकिन वहीं शब्द का चेहरा तो एक्सप्रेशन लेस था। बस उसकी एक आंख से एक आंसू निकलकर नीचे गिर गया था। बाकी उसने तुरंत अपनी आंखें साफ कर ली थी। शब्द ऊपर जाने लगा, तो सब हम चाहते हैं कि आज आप हमारे साथ डिनर करें, तो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाइए। हम आपका डाइनिंग एरिया में आपका इंतजार कर रहे हैं, कहकर आशा जी डाइनिंग एरिया की तरफ चली गईं और शब्द अपने कमरे की तरफ चला गया। राहुल और राधिका शब्द के पीछे। राधिका ने पायल को मैसेज करके सब बता दिया था और यह भी कि कल सुबह सभी उसके घर आने वाले हैं। वहीं रघुवंशी विला में कबीर खिड़की के पास खड़ी सिगरेट से कस ले रहा था। उसे बार बार पायल के साथ हुई किस याद आ रही थी। तभी, चीफ, यह पायल रावल के इंफॉर्मेशन वाली फाइल है, कहकर अधिक कबीर के पीछे आकर खड़ा हुआ। पायल का नाम सुनते ही कबीर के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। वो पलटा और उसके हाथ से फाइल लेकर उसे जाने का इशारा किया। कबीर वहीं सोफे पर बैठा और फाइल को खोलकर देखने लगा। सबसे पहले पेज पर पायल की कुछ फोटो थी, जिनमें से दो फोटो में पायल और ऋषिका बहुत क्लोज थे और एक फोटो में पायल और ऋषिका के साथ पायल के पापा जगजीत रावल भी थे। कबीर पायल की फोटो देखकर मुस्कुरा दिया। अगला पन्ना पलटा तो वो पायल के बारे में था। नाम पायल रावल, उम्र 24 साल, पिता जगजीत रावल, माता कनक रावल, कॉलेज, हॉबीज और भी बहुत कुछ था। फाइल पढ़कर कबीर मुस्कुरा दिया। अब तो और भी मजा आएगा मिसेस पायल कबीर रघुवंशी, सो इंटरेस्टिंग, कहकर कबीर वहीं सोफे से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में वो भी सो गया। अगली सुबह पायल के घर पर अफरा तफरी मची हुई थी।
जब से कनक जी और जगजीत जी को राठौर के वहां आने की बात पता चली थी, कनक जी तो फूली नहीं समा रही थी। वहीं पायल और ऋषिका का हाल बुरा था। पायल, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन तीनों ने जो भी सोचा है वो हो भी पाएगा या नहीं, कि तभी पायल के फोन पर अननोन नंबर से उसे फोन आने लगा। पहले तो उसे पायल ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि पायल जल्दी अननोन नंबर नहीं उठाती थी जब तक वो ज्यादा जरूरी ना हो। इधर ऋषिका भी उदास थी, लेकिन पायल की खुशी में खुश थी, क्योंकि उसे अभी भी यही लगता था कि पायल शब्द को पसंद करती है। इसलिए ऋषिका भी घर के कामों में बाकी सबकी मदद कर रही थी और पायल अपना सिर धुन रही थी। बस उसे कैसे भी करके सब रोकना था। तभी पायल के फोन पर फिर से उसी नंबर से फोन आने लगा। वो चिल्लाते हुए, क्या है, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? पायल बिना किसी की आवाज सुने फोन उठाते ही बोली, ओहो मिस डीप, इतना गुस्सा? उधर से दूसरी आवाज को सुनते ही पायल का गुस्सा और बढ़ गया। यू जंगली, तुमने मुझे फोन क्यों किया? पायल ने गुस्से से पूछा। अरे वाह मिस डीप, तुमने तो एक बार में ही मेरी आवाज पहचान ली। ग्रेट। वैसे मैंने तुम्हें एक न्यूज़ देने के लिए फ़ोन किया है। कबीर अपनी रूम में किंग साइज सोफे पर आराम से बैठते हुए बोला, मुझे ना आपकी कोई भी न्यूज़ सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब रखिए फ़ोन। कहकर पायल फ़ोन काटने चली। तभी, वैसे तुम्हारे होठों का स्वाद मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। कबीर अपने होठों पर हाथ फेरते हुए बोला। पायल ने जैसे ही सुना, वो अपने ही स्थान पर जम गई। उसे भी अपनी और कबीर के बीच हुई किस याद आ गई। क्या बोलना है आपको? पायल ने जल्दी से खुद को संभालते हुए पूछा। बोलना नहीं, बताना है तुम्हें। यही कि तुम बहुत जल्दी मिसेस पायल कबीर रघुवंशी बनने वाली हो। सो गेट रेडी मिस पायल रावल फॉर बिकमिंग मिसेस पायल कबीर रघुवंशी। कहकर मुस्कुराते हुए कबीर ने फोन काट दिया। उधर सुनकर पायल के चेहरे की तो हवा ही उड़ गई थी। उसे अभी तक समझ में नहीं आया कि कबीर ने उससे क्या कहा। वो तो पूरी ब्लैंक हो गई थी। तभी पायल के घर के दरवाजे पर बेल बजने लगी। एक सर्वेंट ने दरवाजा खोला तो पूरी राठौर फैमिली दरवाजे पर खड़ी थी। अरे, आप सब बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आइए। कहते हुए जगजीत जी भी आगे बढ़े। कनक जी तो उन सबको देखकर, उनका चेहरा तो मानो खिलसा गया। उन्होंने इशिका को कुछ इशारा किया तो वो वहां से अंदर चली गई। पूरी राठौर फैमिली, जिसमें आशा जी, जगवंत जी, माया जी, वीर जी, स्नेहा जी ही थे, जगजीत जी और कनक जी के साथ एक बड़े से हॉल में सोफे पर बैठे थे। राठौर फैमिली के सभी सर्वेंट्स पायल के घर पर शगुन का सामान लाकर रख रहे थे, जिसे देखकर कनक जी की आंखें फैलती जा रही थीं, जिससे उनके चेहरे की खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी। तभी एक सर्वेंट के पीछे शब्द राहुल, राधिका, रुद्राक्ष, काया और सोनिया भी अंदर आ गए। शब्द वहां आना नहीं चाहता था, लेकिन आशा जी और वीर जी के कहने पर उसे वहां आना पड़ा। जगवंत जी, माया जी, काया, सोनिया और रुद्राक्ष, ये सभी लोग पायल के घर को देखकर अजीब सा मुंह बना रहे थे, क्योंकि पायल का घर राठौर पहले से 19 ही था। मगर बाकी सब, उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी शब्द और पायल की शादी की बात को आगे बढ़ाना था। तभी इशिका घर के कुछ सर्वेंट के साथ वहाँ कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम के साथ वहाँ आई और चाय नाश्ता वहाँ मेज पर सजाने लगी। आज इशिका काफी सुंदर लग रही थी। उसने आज हल्के नीले और सफेद रंग का अनारकली सूट, हाथों में वेलवेट ब्लू कलर की चूड़ियाँ, कानों में हल्के वाले झुमके, लाइट मेकअप और बालों को सीधा व खुला छोड़ रखा था। शब्द और रुद्राक्ष दोनों की ही नजरें जैसे इशिका पर जमसी गई थी। रुद्राक्ष के चेहरे पर तो कुटिल मुस्कान थी, लेकिन शब्द के चेहरे पर कोई और ही भाव थे, जिसे शायद ही लफ्जों में बयान किया जा पाए। आपकी सर्वेंट काफी खूबसूरत है कनक जी, माया जी ने कुटिलता के साथ कहा, जिससे कनक जी और सोनिया के चेहरे की मुस्कान और बढ़ गई। वहीं रुद्राक्ष और शब्द के चेहरे पर गुस्से का भाव उभर आया था। शब्द के हाथों की मुट्ठी ही बंध गई थी, जिसे सिका ने भी देख लिया। शब्द गुस्से में कुछ कहता उससे पहले ही इशिका ने उसे आंखों के इशारे से ही मना कर दिया। जगजीत जी को भी माया जी की बात बहुत खराब लगी थी। वो बोले, नहीं नहीं, इशिका हमारे यहाँ की सर्वेंट नहीं है। वो तो हमारी बेटी जैसी है, यानी कि पायल की दोस्त है। बचपन से ही अनाथ है, इसलिए हमारे ही साथ में रहती है।
जगजीत जी इशिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो इशिका मुस्कुराते हुए जगजीत जी के सीने में छुप गई, लेकिन इशिका का नाम सुनकर आशा जी को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद फिर इशिका ने सबके पैर छूने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आशा जी ने अपने पैर हटा लिए और बोली, बस बस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शब्द को आशा जी का इशिका के प्रति ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर भी वो शांत रहा था। फिर इशिका माया जी और जगवंत जी के पैर छूने लगी, तो वो दोनों भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। लेकिन जब इशिका स्नेहा जी और वीर जी के पैर छूती है, वो उन्हें बहुत प्यार से देखते हैं और उसके सिर पर हाथ रख देते हैं। वहीं रुद्राक्ष की लगातार एकटक नज़र इशिका पर ही थी, जो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। इशिका सबको नाश्ता सर्व करती है। फिर जब वो शब्द को नाश्ता देती है, दोनों के हाथ एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे और दोनों की आंखें एक दूसरे पर ही ठहरी थीं। दोनों की ही आंखें नम थीं, मगर आंसू जैसे सूख गए थे। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे, जिसे देखकर कनक जी, माया जी, रुद्राक्ष और सोनिया चारों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी, हमें भी नाश्ता दीजिए, रुद्राक्ष अपने गुस्से को पीता हुआ बोला, जिससे दोनों अपने सेंस में आए। फिर दोनों ने ही अपनी नजरें फेर लीं और इधर उधर देखने लगे। इशिका जल्दी से नाश्ता उठाकर रुद्राक्ष की तरफ बढ़ाई, तो जानबूझकर रुद्राक्ष ने प्लेट के नीचे से इशिका का हाथ पकड़ लिया और इंटेंसिटी उसके हाथ को टच करने लगा, जिससे इशिका असहज हो गई और अपने हाथ को छुड़ाने लगी। शब्द की नज़र भी रुद्राक्ष और इशिका के हाथों पर थी, जो मुस्कुराते हुए इशिका को गलत तरीके से छू रहा था। यह देखकर शब्द का गुस्सा उबाल मारने लगा। राहुल को भी यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन शब्द अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था। जैसे ही शब्द गुस्से से रुद्राक्ष की तरफ बढ़ने लगा, राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, तो शब्द ने गुस्से में राहुल को घूरा। इशिका, तुम जाकर पायल को ले आओ, बाकी का नाश्ता हम खुद ले लेंगे। राहुल शब्द के गुस्से को देखकर जल्दी से बोला, तो इशिका ने झटके से अपना हाथ खींचा, जिससे रुद्राक्ष के हाथ पर गरम गरम कॉफी गिर गई। या यूं कहिए, इशिका बिना किसी की नज़रों में खुद ही उसके हाथ पर गिरा दी थी। यह चीज शब्द, राहुल और राधिका तीनों ने ही देख ली थी। जो कुछ उसके हाथ पर जिसे उसने पकड़ा था और कुछ उसके कपड़ों पर गिर गया था, मगर रुद्राक्ष का वो हाथ काफी जल गया था, जिसे देखकर ऋषिका तिरछी स्माइल कर रही थी, लेकिन उसने ये जल्दी ही छिपा ली थी। स्माइल तो शब्द और राहुल के चेहरे पर भी थी। राहुल ने शब्द के कान के पास धीरे से, शब्द, ये ऋषिका सच में कितनी खतरनाक है। मुझे तो लगा था ये तो बड़ी सीधी सी है। राहुल थोड़ा आश्चर्य के साथ और थोड़ा मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। खतरनाक नहीं, मेरी इसी है, जिसे शिकार होना नहीं, शिकारी को सबक सिखाना अच्छे से आता है। शब्द इशिका की तरफ देखता हुआ बोला, इशिका, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर कॉफी गिराने की? काया गुस्से में दांत पीसती हुई बोली। काया, सॉरी, वो मैंने गलती से। नहीं, मेरा मतलब है, मेरे हाथ पर कोई कमीना कीड़ा रेंग गया था। इशिका के कमीना कीड़ा बोलने पर रुद्राक्ष इशिका को गुस्से की नज़र से देखने लगा, मगर शब्द और राहुल मुस्कुरा रहे थे। इशिका ने आगे कहा, तो उसी के डर से। नहीं, मेरा मतलब है कि वो बस गलती से गिर गया। देखो, तुम ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, वरना। सोनिया बोलने आगे बढ़ी ही थी कि राधिका ने उसे पीछे कर लिया। तब इशिका जल्दी से बोली, रमेश काका, आप इन्हें बाथरूम ले जाइए, ये अपने दिमाग को साफ कर लेंगे। अपने कपड़ों को साफ कर लेंगे। तब तक मैं पायल को लेकर आती हूँ। इशिका ने तिरछी मुस्कान के साथ रुद्राक्ष को देखा और वहां से चली गई। कनक जी को इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा था और सबसे ज्यादा गुस्सा इस वक्त माया जी का बढ़ा हुआ था। कुछ ही देर में पायल सबके सामने थी, जो काफी परेशान थी। राहुल और राधिका उसे आंखों से ही शांत रहने को कह रहे थे। आशा जी तो बस मुस्कुराते हुए पायल को देख रही थी। यूं कहिए, पायल उन्हें काफी पसंद आ गई थी। सब कुछ अच्छे से तय हो चुका था। पंडित जी को भी उन्होंने फोन करके सब बात कर ली थी। सब कुछ तय होने के बाद शब्द और पायल की सगाई का मुहूर्त कल और शादी का मुहूर्त एक हफ्ते बाद का निकला था, क्योंकि उसके बाद उन दोनों की शादी का कोई मुहूर्त नहीं था, या फिर सीधा यूं कहें 2 साल बाद का था। अगली सुबह पायल का घर और राठौर पैलेस में काफी चहल पहल थी।
सभी लोग तैयारियों में जुटे थे। वहीं पायल काफ़ी परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि कल से वो कबीर की बातों को लेकर काफ़ी परेशान थी। तभी फिर से उसी अननोन नंबर से पायल का फ़ोन बजने लगा। पहले तो पायल ने इग्नोर किया, तभी इशिका वहाँ आ गई। उसके हाथ में एक पैकेट था। पायल, यह ले, ये तेरे लिए सब्ज सर के यहाँ से आया था। इशिका पायल को वो पैकेट देकर जाने लगी, तो पायल ने इशिका का हाथ पकड़कर रोका और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और फिर पलटकर इशिका की तरफ देखा। इशिका का चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो रात भर भी सोई ना हो और खूब रोई हो। क्या हुआ इशिका, तू खुश नहीं है? पायल ने तंज कसा, क्योंकि इस वक्त पायल को इशिका के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। पागल है, कैसी बातें कर रही है? मैं खुश क्यों नहीं होंगी? मैं तो तेरे लिए बहुत खुश हूँ। इशिका ने झूठी मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर ओढ़ते हुए कहा। पर तेरे चेहरे से लग तो नहीं रहा है, पायल ने उसकी ओर देखते हुए कहा। तो इशिका ने अपना चेहरा फेर लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन फिर भी अपने आंसुओं को रोकते हुए बोली, तू ना सच में पागल हो गई है। देख, आज तेरी सगाई है और घर में बहुत काम है, तो तू आराम कर और मुझे जाने दे। कहकर इशिका दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। उधर फिर से पायल का फोन बजने लगा, लेकिन पायल फोन नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए फ़ोन को फिर से इग्नोर कर बाथरूम चली गई। उसके जाते ही कोई पायल के रूम में खिड़की से कूदकर पायल के कमरे में आ गया। दूसरी तरफ इशिका अपने रूम में रो रही थी। आज उसके आंसू रुकने को तैयार नहीं थे। क्यों, क्यों, क्यों ये मेरे साथ ही क्यों होता है? बचपन से माँ बाप का प्यार छिन गया, फिर मामा मामी, उन्होंने कभी मुझे अपना नहीं माना। उसके बाद अब शब्द सर, आज वो भी किसी और के होने जा रहे हैं। क्यों भगवान, क्यों? जब उन्हें मेरा होना ही नहीं था, तब उन्हें क्यों लाए मेरी जिंदगी में? मैं अकेले ही खुश थी ना, अपनी पायल के साथ। तो क्यों प्यार हुआ मुझे उनसे, जबकि ये जानते हुए कि वो मेरे नहीं हो सकते, तब भी मुझे उनसे प्यार हो गया। सब कुछ आपने मुझसे छीन लिया। पहले मेरा परिवार, फिर मेरे माँ पापा, मेरा घर, और अब सब्ज सर को भी सब कुछ छीन लिया आपने। मैं जानती हूँ कि मैं सब्ज सर से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, और अब मैं उनकी जगह अपनी लाइफ में किसी को नहीं आने दूंगी, किसी को भी नहीं, फिर चाहे मुझे सब्ज सर को भूलना ही क्यों ना पड़े। वहीं पायल अपने रूम में बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आई और आते ही ड्रेसिंग टेबल के पास चली गई और अपने बाल सुखाने लगी। उसने एक बार भी अपने बेड की तरफ नहीं देखा, जहाँ एक व्यक्ति पायल को इंटेंस नजरों से देख रहा था। पायल को ऐसे देखकर उसका खुद पर से कंट्रोल खोता जा रहा था। तभी पायल को अपने ऊपर कुछ अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वो पलटकर इधर उधर देखती है, तब उसकी नज़रें उस व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे कमरे में कैसे आए? पायल ने चौंकते हुए पूछा। तो वो व्यक्ति बेड से उठा और धीरे से पायल की तरफ बढ़ने लगा। देखो, पीछे रहो, नहीं तो मैं। पायल अपने दोनों हाथों से किसी तरह खुद को छिपाते हुए बोल रही थी। नहीं तो तुम क्या, मिसेज पायल, कबीर रघुवंशी, वो व्यक्ति यानी कि कबीर अपनी डेविल स्माइल करते हुए बोला और पायल की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। पायल का दोनों हाथ कबीर के सीने पर आ गए और कबीर ने अपने दोनों हाथ पायल की कमर में लपेट लिए। पायल इस वक्त सब कुछ भूलकर कबीर की नीली आंखों में बिल्कुल खोसी गई थी। नहीं तो तुम क्या, मिसेस पायल, कबीर रघुवंशी, कबीर पायल के कान के पास थोड़ा झुकता हुआ बोला, फिर हल्का सा पायल के कान पर बाइट कर लिया, जिससे पायल अपने सेंस में आई और बोली, छोड़ो, छोड़ो मुझे। और पहली बात, मैं कोई पायल कबीर रघुवंशी नहीं हूँ, मेरा नाम पायल रावल है। और दूसरी बात, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं चिल्लाऊंगी। कहकर पायल अपने दोनों हाथों से कबीर के हाथों को अपने कमर पर से हटाने लगी। पायल की बात सुन कबीर टेढ़ी स्माइल करते हुए उसे देखने लगा। उसकी पकड़ पायल की कमर पर कसती जा रही थी। अब ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा छोड़ो मुझे। आई सेड लीव मी, पायल ने गुस्से से घूरते हुए कहा। मगर कबीर तो पायल की खूबसूरती में ही खो गया, क्योंकि पायल इस वक्त बाथरोब पहने और गीले बालों में काफी खूबसूरत लग रही थी। कबीर ने खुद को जब्त किया, क्योंकि इस वक्त उसका मन पायल को किस करने का कर रहा था। मिसेस पायल, कबीर रघुवंशी, अगर ऐसे ही हाल रहा
तो शायद मैं खुद पर कंट्रोल खो दूं। कबीर ने धीमे से कहा। तो पायल कबीर की तरफ देखने लगी। वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और खासकर इन गीले बालों में तुम्हारी खूबसूरती कई गुना बढ़ गई है। और आज तो हमारी सगाई भी है। कबीर फिर से धीमे से बोला। तो पायल उसे गुस्से से धकेलते हुए बोली। मिस्टर कबीर रघुवंशी, फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो और समझो। मैं पायल रावल हूँ, न कि पायल कबीर रघुवंशी। और आज मेरी सगाई शब्द राठौर के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। सो तुम अपने मन में ये ख्याल निकाल दो कि तुम्हारा कोई चांस है, कहकर पायल जाने लगी। लेकिन पायल की बातों ने कबीर का गुस्सा बढ़ा दिया। उसने पायल के हाथों को पकड़कर झटके से खींचा और उसकी कमर पर हाथ रखकर अपने से सटाया और उसका जबड़ा पकड़कर गुस्से से बोला। तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा है ना? कह कबीर ने पायल के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे बुरी तरह से किस करने लगा। पायल पहले चौंक गई, लेकिन फिर उसे अपने दोनों हाथों से दूर धकेलने लगी। मगर पायल कबीर के आगे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वहीं कबीर उसको किस करने से ज्यादा उसके होठों को काट रहा था, जैसे उसकी बात न मानने की उसे सजा दे रहा हो। कबीर पायल को बहुत रूडली किस कर रहा था। जब पायल की सांस धीरे धीरे चलने लगी, तब वो उसे छोड़ा और उसकी गर्दन पर आकर उसे तेजी से अपने दांतों से काट लिया, जिससे पायल की चीख निकल गई। यूं जंगली, हटो, दूर हटो, कहकर पायल ने उसे दूर कर दिया। इस वक्त पायल लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसके होंठ सूज भी गए थे और उसके होंठों से हल्का हल्का खून भी आ रहा था। वहीं उसकी गर्दन पर लाल नीले रंग का निशान पड़ गया था। कबीर ने खुद को नॉर्मल किया और फिर बोला। तुम्हारे पास हमारी सगाई का लहंगा कुछ देर में पहुंच जाएगा, सो आज तुम वही पहनोगी। और अगर नहीं पहनी तो मैं खुद आकर तुम्हें पहनाऊंगा, कहकर कबीर टेढ़ा मुस्कुराते हुए वहीं खिड़की से जाने लगा और फिर खिड़की पर पहुंचकर पायल की तरफ पलटते हुए। आज सगाई हमारी होगी, इसलिए अच्छे से तैयार होना, क्योंकि मुझे मेरी मिस डीप खूबसूरत दिखनी चाहिए, कहकर कबीर वहां से चला गया। पायल का मुंह अभी भी खुला था। उसके कान में कबीर के वो शब्द गूंज रहे थे। तो मैं खुद आकर पहनाऊंगा, जिससे पायल के गाल शर्म से लाल होने लगे थे। तभी पायल के कमरे के दरवाजे पर नॉक होने लगा। पायल ने खुद को ठीक करके और अपने होठों को साफ कर और अपनी गर्दन पर पड़े निशान को छुपाया और आकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर इशिका खड़ी थी। उसके हाथ में एक थाल थी। वो अंदर आकर बोली, पायल, तेरे लिए लहंगा आया है और बहुत खूबसूरत भी है। एक ड्राइवर देकर गया था, बोला चीफ ने भेजा है पायल मैडम के लिए। लेकिन सब्ज सर के घर से ऑलरेडी लहंगे का पैकेट आया था, जो मैंने तुझे दे दिया। तो फिर ये क्यों? इशिका के बोलते ही पायल को कबीर की बात याद आ गई। पायल जल्दी से बोली, इसी हो सकता है ये थाल खुद सब्ज सर ने मेरे लिए भेजी हो सकता है उन्हें ना पता हो कि उनके घर से लहंगा आ गया है। हाँ, हो सकता है। अच्छा ठीक है, तू तैयार हो जा, थोड़ी देर में पार्लर वाली आ जाएगी तुझे रेडी करने, कहे इशिका जाने लगी। तो पायल के दिमाग में आया और मन ही मन में बोली कि ये सही तो है, आखिर इशिका ही तो सब्ज सर की होने वाली दुल्हन है, तो उनके यहाँ से आया हुआ सगाई का लहंगा इशिका को ही पहनना चाहिए। इशिका दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि पायल बोली, इसी सुन ना। तो इशिका वापस आई तो पायल ने शब्द राठौर के यहाँ से आया हुआ पैकेट इशिका को दिया। तो इशिका पायल की ओर नासमझी से देखने लगी। इसी देखना, पायल ने थाल वाले लहंगे की तरफ उंगली करते हुए, यह लहंगा कितना सुंदर है और सब्ज सर ने कितने प्यार से मुझे दिया है। वो चाहते हैं कि मैं उनका भेजा लहंगा आज पहनूं, तो ये दूसरा लहंगा उसका मैं क्या करूंगी। तो आज तू ये लहंगा पहन लेना। तो इशिका ने वापस पायल को लहंगा पकड़ाते हुए, तो क्या हुआ पायल, आज तू ये थाल वाला लहंगा पहन ले और यह लहंगा अपने संगीत में पहन लेना। पायल ने इशिका को वापस पैकेट दिया। पागल है क्या? मैं क्यों इसे अपने संगीत में पहनूंगी? नहीं, मुझे ये लहंगा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बस तू आज चुपचाप यही लहंगा पहन, वरना मैं सगाई ही नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, पहन लूंगी, लेकिन ये दोबारा नहीं कहना कि सगाई नहीं करूंगी, समझी? हाँ, पायल ने कहा और मुस्कुरा दी। इसी का पायल के रूम से वो पैकेट लेकर चली गई। शाम का वक्त, रॉयल ब्लू पैलेस। आज पायल की सगाई यहीं होनी थी। पायल और इशिका एक साथ
एक कमरे में रेडी हो रही थीं और आज वो दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थीं। लेकिन आज सगाई में बहुत कुछ होने वाला था जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। सब्द और उसकी फैमिली भी पैलेस पहुंच चुकी थी, जिनकी मेजबानी जगजीत जी और कनक जी ही कर रहे थे। पूरा पैलेस बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और मेहमानों का स्वागत इत्र और पुष्पों के साथ किया जा रहा था। आइए आइए जगवंत भाई साहब, अब तो हम आपके असली समधी बनने वाले हैं। आइए गले तो लगिए, कहकर जगजीत जी जगवंत जी के गले लगने को आगे बढ़े, मगर जगवंत जी ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया और वहां से आगे बढ़ गए। जगजीत जी ने उन्हें इस तरह जाते देखा तो मायूस हो गए। कोई नहीं जगजीत भाई साहब, आप हमसे तो गले पड़िए, आखिर हम भी तो आज समधी बनने वाले हैं, कहकर वीर जी आगे बढ़े। जरूर वीर भाई साहब जरूर, कहकर जगजीत जी उनके गले लग गए और अपनी आंखों में रुके आंसू साफ कर लिए। कनक जी माया जी के गले लगी और स्नेहा जी के गले लग उनके साथ अंदर आ गईं। जगजीत जी ने आशा जी को देखा तो उनके पैर छूकर बोले, आइए माँ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आइए अंदर आइए, कहकर जगजीत जी आशा जी और वीर जी के साथ अंदर आ गए। उनके पीछे रुद्राक्ष, अमृत, काया, सोनिया और राधिका भी आ गईं। लेकिन शब्द और राहुल अभी पैलेस नहीं पहुंचे थे। आंटी, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, राधिका ने कनक जी को देखते हुए कहा तो कनक जी खुशी से फूली नहीं समाई। वो भी राधिका के गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोली, आज आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो। आंटी, पायल और ऋषिका कहाँ हैं? राधिका ने पूछा तो रुद्राक्ष बहुत ध्यान से कनक जी की बातों को सुनने लगा, जैसे वो बहुत जरूरी बात हो। कनक जी को राधिका का इशिका के बारे में पूछना पसंद नहीं आया, मगर फिर भी चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए, बेटा वो दोनों ऊपर हैं उस कमरे में, कहकर कनक जी ने उस कमरे की तरफ इशारा कर दिया। तो राधिका बोली, मैं जाकर मिल लेती हूँ, कह उसने सोनिया और काया की तरफ देखा, लेकिन काया सोनिया का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले गई तो राधिका अकेले ही ऊपर चली गई। दरवाजा खोल अंदर जाकर देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, क्योंकि इशिका ने शब्द का दिया हुआ लहंगा पहना था, जिसे शब्द ने खूब पसंद करके पायल के लिए भेजा था। लेकिन इशिका तो उस लहंगे में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो लहंगा पिंक कलर का नेट बेस्ड लहंगा था, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उस पर कारीगरी का अच्छा काम हुआ था। सोने के तारों से जड़ा हुआ वो खूबसूरत लहंगा, जिस पर बड़े बड़े हीरे लगे हुए थे, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था इशिका के ऊपर। उस पर इशिका ने आज बालों को कर्ल बनाकर उसे एक कंधे पर रखा था। कान, गले और हाथ में डायमंड का ही एक सेट पहना हुआ था। लाइट मेकअप जिसमें इशिका बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर राधिका ने पायल की तरफ देखा। उसने कबीर का दिया हुआ पीच और सुनहरे रंग का डीप नेक लहंगा पहना हुआ था। बालों का पीछे फ्लावर बन बना रखा था, जो पायल पर और भी खूबसूरत लग रहा था। कान, गले और हाथ का डायमंड सेट और साथ में लाइट मेकअप जो पायल के ऊपर खिलकर आ रहा था। उन दोनों ने भी राधिका की तरफ देखा। उसने आज गोल्डन कलर का खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था। बालों को कर्ल करके अपनी पीठ पर फैला रखा था। कान, गले और हाथ में डायमंड का सेट और लाइट मेकअप के साथ राधिका भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। पायल और ऋषिका, आज तुम दोनों कितनी खूबसूरत लग रही हो। आज तुम दोनों पर से किसी की भी नज़र नहीं हटने वाली। लेकिन फिर पायल की तरफ देखा, क्योंकि उसने शब्द का दिया लहंगा न पहनकर कोई और ही लहंगा पहना हुआ था। राधिका धीरे से पायल के कान में बोली, पायल, ये तूने क्या पहन रखा है? मानती हूँ तो इसमें आज बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन नीचे दादी माँ और बाकी सबसे क्या कहेगी? राधिका, तुम परेशान मत हो। मैंने मॉम और पापा को बता दिया है कि यह शब्द सर ने स्पेशली मेरे लिए भेजा है, तो मैंने दूसरा वाला इसी को दे दिया, क्योंकि मुझे कुछ खास नहीं लगा। पायल ने राधिका के कान में धीरे से कहा, क्या? लेकिन तू जानती है जो इस वक्त इशिका ने पहना है, वो शब्द भाई ने खुद पसंद किया था, और तुम कह रही हो कि तुम्हें कुछ खास नहीं लगा। राधिका थोड़ी चौंकी, जिससे उसकी आवाज़ थोड़ी तेज हो गई, मगर इशिका ने नहीं सुना, क्योंकि वो इस वक्त दूर किसी फोन पर थी। पहले पायल ने इशिका की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, मैंने कब कहा मुझे खास नहीं लगा? तो राधिका ने नासमझी से उसे देखा। अरे मैंने सबको बताया कि मुझे कुछ खास नहीं लगा।
ऐसा नहीं था कि मुझे पसंद नहीं आया। बहुत सुंदर लहंगा है और देखो इसी के ऊपर कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, सो तो है, पायल ने भी इशिका की तरफ देखते हुए कहा। वैसे आज शब्द भाई इशिका को देखकर अपनी पलकें झपकाना भूल जाएंगे। और राहुल तुम्हें, पायल राधिका के कान में धीरे से बोली तो राधिका पायल की तरफ देखने लगी, फिर मुस्कुरा दी। राधिका के गाल गुलाबी होने लगे। ओए होए, कोई बिलस कर रहा है। पायल ने राधिका को छेड़ा तो राधिका ने पायल को अपनी कोहनी मारी और फिर बोली, वैसे पायल तुझे पता है ये पैलेस है किसका? तो पायल ने अपने कंधे उचका दिए, जैसे कह रही हो उसे नहीं पता। फिर पायल पानी की बोतल से पानी पीने लगी। कबीर रघुवंशी का। राधिका ने जैसे ही कबीर का नाम लिया, पायल के मुंह का पानी उसके मुंह से निकल गया। पायल को कबीर की बातें याद आने लगीं। क्या हुआ, तुम ठीक हो? राधिका ने पायल की पीठ को रब करते हुए पूछा। हाँ, कह पायल ने हाँ में सिर हिलाया। तभी इशिका उनके पास आई और बोली, चलो नीचे चलते हैं, शब्द सर भी आ चुके हैं। अभी आंटी का ही फोन था, इशिका ने पायल से कहा। तो पायल ने हाँ में सिर हिलाया और उनके साथ जाने लगी। तभी पायल का फोन बजने लगा। उस पर कबीर का नाम फ्लैश हो रहा था। शायद कबीर ने ही पायल के फोन पर अपना नंबर अपने नाम से सेव किया था जब पायल बाथरूम में थी। तुम लोग आगे चलो, मैं एक फ़ोन कॉल अटेंड करके आती हूँ। पायल ने उन दोनों से कहा तो राधिका और इशिका हाँ में सिर हिलाकर बाहर चली गईं। पायल ने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और फ़ोन रिसीव करते हुए बोली, हाँ बोलो। इतनी बेताबी मेरी आवाज़ सुनने के लिए? खैर मैं भी बहुत बेताब हूँ तुम्हें देखने के लिए। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। कबीर मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में बैठते हुए बोला, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास आने की। पायल जल्दी से बोली, अरे ऐसा कैसे हो सकता है मिस डीप? अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? खैर छोड़ो, सुना है आज तुम मेरे दिए लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब तो तुमसे मिलने की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उफ, मैं खुद पर कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा? कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाऊं। कबीर ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, देखो तुम मुझसे दूर रहो और हाँ, मेरे सामने अजीब बातें करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तुम किसी और को ढूंढ लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। पायल ने गुस्से से कहा। अब तो यह मुमकिन नहीं है मिसिज पायल कबीर रघुवंशी। खैर तुम मेरा इंतजार करना, बस कुछ ही क्षणों में मैं तुम्हारे सामने आने वाला हूँ। कहकर कबीर ने फोन काट दिया और मुस्कुराने लगा। कबीर की कार हवा से बातें करती हुई आ रही थी। लगता है तुम मुझे पागल करने वाली हो, पर कोई नहीं, यह पागलपन भी अच्छा है, कहे कबीर पायल की तस्वीर को देख रहा था। पैलेस में राधिका इशिका और पायल के साथ नीचे आई तो सबकी नजरें उन तीनों पर ही जम गईं। रुद्राक्ष और शब्द की नजरें इशिका पर ही टिक गईं। दोनों ही अपनी पलकें झपकाना ही भूल गए थे। वहीं राहुल भी अपनी परी की खूबसूरती को देख कहीं खो गया था। लेकिन बाकी सबने जब पायल और इशिका को देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। आशा जी ने तुरंत कनक जी की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो ये क्या मजाक चल रहा है। बाकी सब भी जगजीत जी और कनक जी की तरफ ही देख रहे थे। अब उन्हें भी कहाँ कुछ समझ आ रहा था कि उन्हें ऐसे देखने का क्या कारण है। राधिका ने जब देखा तो तुरंत बात संभालते हुए बोली, दादी माँ, शब्द भाई ने गलत पीस ऑर्डर कर दिया था, इसलिए शब्द भाई ने दूसरा मंगवाया जिसे पायल ने पहना है। पायल की बात को समझते हुए शब्द ने इशिका पर ध्यान दिया तो उसे देखकर उसकी आंखें चमक गईं। लेकिन फिर पायल की तरफ देखकर वो सोच में पड़ गया। तभी पंडित जी भी आ गए और उनके पीछे ही कबीर रघुवंशी भी अंदर आया, जिसे देखकर काया और बाकी लड़कियों की आंख ही फैल गईं, क्योंकि आज उन सबका प्रिंस चार्मिंग उन सबके सामने खड़ा था। लेकिन कबीर की नजरें तो बस पायल को ही ढूंढ रही थीं और वो उसे मिल गई। पायल इशिका के पीछे छिप रही थी, क्योंकि उसने भी कबीर को आते हुए देख लिया था। आज कबीर भी बहुत हैंडसम लग रहा था। आशा जी और बाकी परिवार वालों ने कबीर को देखा तो सबके चेहरे खिल उठे। शब्द ने भी कबीर को देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। पायल और इशिका ने भी जब शब्द का चेहरा देखा तो दोनों डर गईं, लेकिन बाकी सबके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। शब्द कबीर के सामने आते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर कबीर रघुवंशी? कबीर अपने दोनों हाथ जेब में डाले हुए, भाई जो तुम यहाँ करने आए हो?
कबीर ने जब कहा तो सबके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। मतलब? पूछते हुए शब्द कबीर को घूर रहा था। दैट मीन्स आज तुम्हारी एंगेजमेंट है तो लगे हाथों मैं भी आज, पायल की तरफ देखते हुए कहा और बाकी की बात छोड़ दी। पायल तो कबीर के इस तरह देखने से असहज हुई जा रही थी, मगर कबीर तो बस पायल को अपने दिए हुए लहंगे में देखकर मन ही मन काफी खुश हो रहा था। वो तो अपनी नजरें पायल के ऊपर से हटाना ही नहीं चाहता था। तभी शब्द ने कबीर के ऊपर गन तान दी, जिसे देख बाकी सबके होश उड़ गए। लेकिन जगवंत जी, वीर जी, माया जी और स्नेहा जी के साथ आशा जी भी, और उनके साथ में राधिका, राहुल और रुद्राक्ष भी एकदम नॉर्मल दिख रहे थे, जैसे ऐसा करना उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। कबीर भी शब्द को गन ताने देख एविल स्माइल कर रहा था। लेकिन वहीं पायल, इशिका, काया, सोनिया और पायल की फैमिली के साथ साथ वहां मौजूद बाकी गेस्ट भी डर से कांप गए। तभी कबीर भी एविल स्माइल करते हुए, शब्द शब्द शब्द, तुम्हें अभी भी गन पकड़ना नहीं आया ना? मैं बताता हूँ कि गन को कैसे पकड़ते हैं, कहकर कबीर ने शब्द के सिर पर ही गन तान दी। अब तो यह देखकर इशिका बुरी तरह से घबरा गई। कबीर और शब्द ने अपनी अपनी गन ट्रिगर पॉइंट पीछे खींचा। पायल और इशिका दोनों डरने लगीं, क्योंकि पायल को कबीर की चिंता होने लगी थी तो इशिका को शब्द की। बाकी सब तो बस रोमांच से देख रहे थे। शब्द राठौर एक काम करते हैं, 3 गिनने तक अपना अपना ट्रिगर दबाते हैं। देखते हैं इस मौत के खेल में पहले कौन बादशाह बनता है। 3, 2, 1 कहते ही दोनों ने अपने अपने ट्रिगर एक साथ दबा दिए। ऐसा करने के ठीक उसी वक्त 2 चीखें एक साथ गूंजी नहीं की, और वो दोनों चीखें इशिका और पायल की थीं। दोनों ने ही अपने कानों पर हाथ रख आंखें कसकर मींच ली थीं, और सभी लोग उन दोनों को ही देखने लगे। शब्द और कबीर की भी नज़र अपनी अपनी इशिका और पायल पर गई, मगर जब किसी गोली की आवाज़ नहीं आई तब इशिका और पायल ने अपने कानों से हाथ हटा और अपनी आंखें खोल दी। दोनों की ही आंखें इस वक्त कुछ और ही कहानी कह रही थीं, जिसे समझ पाना मुश्किल था। कबीर और शब्द दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और गले मिल गए। दोनों को इस तरह गले मिलते देख कुछ लोग तो मुस्कुरा रहे थे, वहीं कुछ लोग अचंभे में थे। तभी सगाई का मुहूर्त हो चुका है, कृपा करके आप सब सगाई के लिए यहाँ पधारे, पंडित जी ने कहा। तो सभी लोग स्टेज पर आ गए। पायल, शब्द, इशिका और कबीर चारों इस वक्त स्टेज पर थे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। काया को इस वक्त इशिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब पंडित जी अंगूठी पहनाने को बोला कि तभी अचानक लाइट्स ऑफ हो गईं, और ठीक उसी वक्त शब्द और कबीर ने अपनी जगह बदल ली। शब्द ने इशिका को अंगूठी पहना दी और कबीर ने पायल को, और फिर दोनों ने, मतलब कबीर और शब्द ने, अपनी अपनी जगह वापस बदल ली। उनके जगह बदल लेने के बाद लाइट्स वापस आ गई। सब, आप अंगूठी पहनाइए, आशा जी बोली। तो शब्द बोला, मैंने अंगूठी पहना दी दादी माँ। और मैंने भी, कबीर भी बोला। तो सब कबीर की तरफ देखने लगे। आपने, मतलब? जगजीत जी ने आगे आते हुए पूछा। ससुर जी, मैंने इशिका जी को अंगूठी पहनाई है, क्योंकि मैं इशिका जी से शादी करने जा रहा हूँ, कबीर ने बताया। तो सब आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। काया को तो इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका तो दिल कर रहा था कि अभी इशिका की जान ले ले, मगर जगजीत जी ये सुनकर पहले शौक हुए थे, लेकिन बाद में खुश हो गए थे, और उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी। लेकिन कनक जी के तो होश ही उड़ गए थे। वो डर से कांपने लगी। मन ही मन बोली, अब क्या होगा अगर सरकार को पता चल गया कि इशिका की शादी होने वाली है, तो वो तो मुझे जिंदा ही मार डालेंगे। अब क्या करूं, कैसे रोकूं मैं? सोचते हुए कनक जी पसीने से पूरी भीग गई थी। उधर इशिका ने जैसे ही सुना, उसके होश उड़ गए। वो कुछ बोलती, पायल ने धीरे से इशिका के कान में कहा, शांत खड़ी रह इशिका, अगर तूने गलती से भी कुछ किया तो मैं ये सगाई छोड़कर चली जाऊंगी। फिर मन में, ये कबीर खुद को समझता क्या है? मुझे कह रहा था कि मुझसे सगाई करेगा और मुझे मिसेज पायल कबीर रघुवंशी बनाएगा, और अब? मन ही मन सोचते हुए पायल कबीर की तरफ ही देख रही थी। उसके चेहरे के हर एक बदलते एक्सप्रेशन को कबीर भी नोटिस कर रहा था, मगर कहा कुछ भी नहीं।
फिर पायल और ऋषिका को भी अंगूठी दी गई, कबीर और सद्दू को पहनाने को। तभी फिर से लाइट ऑफ हो गई और इस बार फिर शब्द और कबीर ने जगह बदली। तभी ऋषिका ने शब्द को और पायल ने कबीर को अंगूठी पहनाकर रस्म पूरी की और फिर से शब्द और कबीर ने अपनी अपनी जगह बदलकर वापस अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। तभी फिर से लाइट ऑन हो गई। पायल अंगूठी पहनाओ, इस बार कनक जी बोली। तो पायल ने भी वही जवाब दिया। तो सभी ने तालियां बजा दी। शब्द और कबीर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अगली सुबह कनक जी अपने कमरे में फोन पर किसी से बात कर रही थी और काफी डरी हुई भी लग रही थी। सरकार प्लीज मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं इसिका की शादी कबीर के साथ नहीं होने दूंगी। इसिका आपकी होगी सरकार, बस एक मौका दीजिए। जी सरकार, इस बार मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सरकार मेरा यकीन मानिए। सरकार, इस एक हफ्ते के अंदर अंदर इसिका इस घर से बाहर होगी और आपकी बाहों में होगी। ठीक है सरकार, रखती हूँ, घर में बहुत काम है, कहकर कनक जी फोन काटी और कमरे से बाहर निकलने के लिए पलटी तो सामने देखकर उनके होश उड़ गए। आप? कनक जी के मुंह से बस इतना ही निकला। कनक जी के सामने जगजीत जी खड़े थे, जो उन्हें ही देख रहे थे। क्या हुआ, कुछ परेशानी है? जगजीत जी ने पूछा। तो कनक जी ने राहत की सांस ली, क्योंकि जगजीत जी ने कुछ भी नहीं सुना था। नहीं, वो मैं सोच रही थी पायल की शादी की तैयारियां आज से ही शुरू कर दूं, और इसकी शुरुआत मैं शॉपिंग से करने की सोच रही थी। कनक जी ने अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए उत्तर दिया। सिर्फ पायल की ही शादी नहीं है, इसिका की भी है, तो शादी की तैयारियां दोनों के लिए होंगी। और हाँ, यह लीजिए कार्ड, आप अपने साथ दोनों को ले जाइए। कहते हुए जगजीत जी ने कनक जी की तरफ अपना कार्ड बढ़ाया और कमरे से बाहर चले गए। सनशाइन कैफे। राधिका, राहुल और पायल इस वक्त सनशाइन कैफे में बैठे थे और तीनों ही बिल्कुल खोए हुए थे। यार, ये क्या हो गया? मैंने जो प्लान बनाया था उस पर तो पूरा का पूरा पानी फिर गया। क्या सोचा था कि शादी की सारी रस्में हम पायल की जगह इसिका के साथ करवाएंगे। पायल के साथ सारी रस्में एक तरह का धोखा होंगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। राधिका अपना सिर पकड़ ली। और यह हुआ भी उस जंगली की वजह से। इडियट, डफर कहीं का, पायल ने गुस्से से कहा। तो राहुल और राधिका दोनों का मुंह खुल गया। दोनों ही पायल को हैरानी से देख रहे थे। पायल, डोंट लाई कि तुम कबीर को नहीं जानती। दैट्स मीन्स तुम कबीर को जानती हो। राहुल हैरानी से पायल को देखते हुए बोला। तो पायल पहले शक पका गई, लेकिन फिर बात को पलटते हुए, नहीं नहीं, मैं तो कैसे उसे जानूंगी, मैं तो कल पहली बार मिल रही थी। रियली? पायल के पीछे से एक आवाज आई। तो राहुल और राधिका ने पायल के पीछे देखा तो उन दोनों को बस पायल के पीछे खड़े किसी शख्स को देखते ही हैरान हो गए। वो कबीर था, जो पायल के पीछे अपने पैंट के दोनों जेबों में हाथ डाले खड़ा था। कबीर के साथ उसका असिस्टेंट अधिक और कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे। पायल कबीर की आवाज को पहचान गई थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन पलटकर कबीर को देखने की कोशिश नहीं की। रियली? क्या तुम मुझे सच में नहीं जानती? कबीर पायल के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया, लेकिन पायल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। कबीर को पायल के ऐसे बिहेवियर को देख अब गुस्सा आने लगा था। ठीक है, तुम मुझे नहीं जानती ना, शायद अब याद आ जाए, कहकर कबीर ने पायल को खड़ा किया और उसके कमर पर हाथ रख उसे अपनी तरफ खींचा और फिर उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। राहुल और राधिका हैरानी से दोनों को देख रहे थे, लेकिन अधिक और बाकी बॉडीगार्ड्स पलटकर खड़े हो गए और कैफे में मौजूद हर शख्स की आंखें झुकी हुई थीं। कोई भी इस वक्त कबीर और पायल को नहीं देख रहे थे। कुछ देर बाद कबीर ने पायल को छोड़ा और फिर पीछे हो गया, जिसके बाद पायल अपनी सांसें संभालने लगी। आई होप कि तुम्हें अब सब याद आ गया होगा, कबीर मुस्कुराते हुए बोला। यू जंगली, तुमने फिर से, कहकर पायल ने हाथ उठा दिया, लेकिन वो कबीर के गाल पर लगता इससे पहले ही कबीर ने उसे हवा में ही रोक लिया और बोला। अक्सर खूबसूरत लड़कियां या तो प्यार करते हुए या फिर श्रृंगार करते हुए ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अपने होने वाले हबी के ऊपर हाथ उठाना जरा भी शोभा नहीं देता। कबीर प्यार से पायल को देख रहा था, लेकिन पायल को जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। व्हाट डू यू मीन?
पायल ने प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। दैट मीन्स वी आर एंगेज माई लव, कहकर कबीर ने पायल की अंगूठी वाला हाथ सामने कर दिया और फिर पायल के गाल को अपने होठों से हल्का सा छूते हुए वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। पायल की जब अपनी अंगूठी पर नजर गई तब उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि पायल की डायमंड अंगूठी पर KR अंकित था। राहुल और राधिका अभी भी कबीर को ही जाता हुआ देख रहे थे और पायल अपनी अंगूठी को, जिस पर KR लिखा था, यानी कबीर रघुवंशी का नाम लिखा था, वहीं दूसरी तरफ शब्द अपने केबिन में बैठा इशिका को देख रहा था, जहां इशिका शब्द के लैपटॉप पर किसी काम में व्यस्त थी। इशिका को देखता हुआ शब्द अपने ही ख्यालों में गुम था। फ्लैशबैक। ओके मिस्टर राठौर, अगर तुम यही चाहते हो तो सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ, कबीर ने कहा तो शब्द अपनी चेयर पर लीन होकर एकटक कबीर को देखता रहा। पायल रावल। कबीर ने पायल का नाम लिया तो शब्द बस वैसे ही देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। आई लव हर एंड आई डोंट लाइक टू शेयर माई थिंग्स विद एनीवन, कबीर ने भी अपने ही एटीट्यूड में कहा। सो शब्द ने अपनी एक भौं को ऊपर उठाते हुए कबीर को देखा। सो यू कांट मैरी हर बिकॉज आई एब्सोल्युटली विल नॉट लेट दिस हैपन, कबीर भी उसी एटीट्यूड से बोला। हाँ, लेकिन अगर मैं ना कहूँ तो? अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला तो? कह शब्द अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने को हुआ। इशिका। पीर के इशिका का नाम लेने से ही शब्द रुक गया। आई नो शब्द, यू लव इशिका, पर मुझे ये नहीं पता कि तुम इशिका को छोड़ पायल से क्यों शादी करना चाहते हो। पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम अगर इशिका से सच में प्यार करते हो तो तुम मेरी डील को ना नहीं कहोगे, कहकर कबीर ने शब्द के सामने अपना हाथ आगे कर दिया। मगर शब्द जाने लगा। देखो शब्द, इससे अच्छा मौका तुम्हारे पास फिर नहीं होगा। अगर तुम इशिका को अपनी लाइफ में चाहते हो तो मुझसे हाथ मिला लो। फायदे में रहोगे और इससे हम दोनों को ही अपनी अपनी मोहब्बत मिल जाएगी, कबीर बोला। मगर शब्द बस ऐसे ही कबीर को देख रहा था। फ्लैशबैक एंड। सॉरी इसी, मैंने तुमसे किया हुआ वादा तोड़ा, मगर शायद ये करना जरूरी था। मुझे कबीर की बात माननी पड़ी, उससे हाथ मिलाना पड़ा, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। शब्द अपने मन में सोच ही रहा था कि अचानक शब्द के कदम खुद ब खुद इशिका की तरफ बढ़ने लगे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।